भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक सेक्स वर्कर के साथ ऑफिशियल मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के दौरान बातचीत करते करते पंडित जी बोलते हैं कि आप ये सब काम छोड़ क्यों नहीं देती। आप याद करो उन दिनों को जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ाते थे, लिखाते थे। काश कि तुमने ईमानदारी से पढ़ाई की होती, न केवल तुम्हें एक अच्छा घर मिलता, परिवार मिलता, बल्कि एक अच्छा पति भी मिलता और एक अच्छा जीवन मिलता। इस जीवन से ना तुम्हारी कोई इज्जत है, ना कोई परिवार है, ना कोई घर है, कुछ भी तो नहीं है। ये सब छोड़ क्यों नहीं देती। इतना सुनने के बाद उस सेक्स वर्कर ने कहा कि सर, आप मुझसे शादी कर लीजिए, शादी के बाद ये सब कुछ छोड़ दूंगी। और जैसे ही ये बात वैश्या इस बात को बोलते हैं पंडित जी के सामने, यानी कि प्रधानमंत्री सुनते ही एकदम सकपका जाते हैं। कुछ भी बोलने से पहले वो एकदम चुप हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि सर, सलाह देना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी बात को मानना बहुत मुश्किल है। हम लोग यहाँ से अगर निकल के कहीं बाहर जाते हैं तो लोग हमें अच्छी नज़र से नहीं देखते, भले ही चाहें लोग हमारे पास कितना ही वक्त गुजारने की कोशिश क्यों ना करें। कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश ही नहीं करता तो कौन हमें अपनाएगा। आप भी तो एकदम पूरी तरह से खामोश हो गए हैं। इतनी बात सुनने के बाद प्रधानमंत्री से वो बोलती है कि ये बात सिर्फ मैंने आपको एहसास दिलाने के लिए कही थी, ना कि आपको परेशान करने के लिए, ना कि आपको बेइज्जत करने के लिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। साथ ही वो कहते हैं कि जो तुमने मेरे सामने मांगे रखी हैं, मैं उन सभी मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज कहानी एक ऐसी वैश्या की है जो आगे चलकर न केवल तमाम वैश्याओं की माँ बन जाती है, न जाने उसने कितने लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कराया, न जाने कितने भिखारियों को उसने नया जीवन दिया, न जाने कितने लावारिस बच्चों को उसने नई ज़िंदगी दी। आज भी कोई वैश्या उसको याद करती है तो माँ के रूप में याद करती है, माँ गंगा के रूप में याद करती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई। और मुंबई शहर के अंदर एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया यानी कि कमाठीपुरा की ये कहानी है। कहानी शुरू होती है गुजरात प्रदेश के कठियावाड़ी एक शहर से। दरअसल यहाँ एक करोड़पति फैमिली होती है, एक सेठ का घर होता है। सेठ के घर में ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं थी जो नहीं थी यहाँ पर। जहाँ पैसा हो या फिर जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं इंसान की, ये उस दौर की बात है जब देश में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। और उस वक्त किसी भी इंसान के पास थोड़े बहुत भी पैसा होना ये बड़ी बात थी। इस घर में सब कुछ था और एक बिटिया भी थी, बहुत प्यारी सी बेटी। वो पढ़ने जाती थी, लेकिन उस बेटी का मन पढ़ाई में कम और उसका मन फिल्मों में कुछ ज़्यादा लगता था। एक दिन इस लड़की के घर में एक लड़का आता है जिसका नाम होता है रमणीक। रमणीक दरअसल अकाउंटेंट का काम संभाला करता था और घर में जितने भी अकाउंटेंट के या फिर उनके बिजनेस व्यापार से रिलेटेड कुछ भी काम होता था उसको देखता था। और एक दिन जिस लड़की को, जिसका नाम होता है गंगा, प्यार से उससे गंगा कह के बुलाया करते थे, लेकिन उसका नाम होता है गंगा हरजीवन दास। उम्र लगभग उसकी 15-16 साल के आसपास हो चुकी थी। जैसे ही इस लड़की को ये पता चलता है कि हमारे घर में जो अकाउंटेंट है वो बॉम्बे से ताल्लुकात रखता है, क्योंकि आजकल उसे मुंबई के नाम से बुलाते थे, उस वक्त बॉम्बे और बम्बई कह के बुलाया करते थे। बम्बई से ताल्लुकात रखता है तो उस लड़के में बड़ी दिलचस्पी बढ़ जाती है। लगभग 10 या 12 साल के आसपास वो बड़ा भी होता है। उसके पास जाती है और जाकर पूछती है कि क्या तुमने फिल्मों की शूटिंग होते हुए देखी है? क्या तुमने देखा है किसी हीरो को बहुत करीब से? क्या तुम बम्बई में कहाँ कहाँ घूमे हो? कैसे संगीत होता है, क्या होता है? एक एक बारीक से बारीक बातें वो जानना चाहती थी, समझना चाहती थी, क्योंकि उसको उसका फिल्मों से बहुत ज़्यादा लगाव था। मन ही मन उसने कहा कि मैं तो हीरोइन बनना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना नहीं है। जब हीरोइन बनने वाली बात आती है तो वो हंस के मुस्कुरा दिया करता था। ऐसी ही बातचीत चलते चलते वक्त आगे बढ़ रहा था। 28 साल का वो लड़की, 16 साल की वो गंगा, उन दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और एक दिन गंगा उससे कह बैठती है कि मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे तुम्हारे साथ बम्बई जाना है। बम्बई जाने की बात वो कर बैठती है और उसके बाद फिर मौका पाते ही वो अपने घर से यहाँ से भाग जाते हैं, सीधा बम्बई पहुँचते हैं। बम्बई जाने के बाद एक मंदिर में शादी करते हैं धूमधाम से। जो उनके मिलने वाले थे वो लोग आते भी हैं। उस लड़के के रमणीक उसको बहुत सारा प्यार भी करता है। उसके पास कुछ पैसे थे तो जब तक पैसा था तब तक ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। सब कुछ एकदम ऐसा लग रहा था जैसे सपने बिल्कुल पूरे होते चले जा रहे हैं। और वो गंगा भी उसके साथ बेइंतहा खुश होती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जी ही रहे थे। लेकिन एक दिन उसका कहता है कि रमणीक बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और पैसे नहीं हैं तो ये हमारे खर्च कैसे चलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन मौसी के पास रुको और मैं पैसे कमाने का इंतज़ाम करता हूँ, मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ से बाहर जाना है। वो अपनी मौसी के पास उसको छोड़ जाता है और मौसी के पास छोड़ने के बाद मौसी से कहता है कि मौसी, तुम इसका पूरा ख्याल रखना, इसे अपनी बेटी की तरह ही समझना। बेटी की तरह समझने की बात करता है और वो वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद वो मौसी उसे अपने साथ
अपनी कार में बैठाते हैं, यानी कि एक टैक्सी में बैठाती है। टैक्सी में बैठाने के बाद सीधा यहाँ से कमाठीपुरा की तरफ लेके जाते हैं और कमाठीपुरा में जाती है तो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी और एक बिल्डिंग के अंदर एक घर में जाती हैं तो कई लड़कियाँ थीं जो तैयार हो रही थी, कई लड़कियाँ ऐसी थीं जो तैयार हो चुकी थीं, कई लड़कियाँ ऐसी थीं जिन्होंने अपने तन पर ज़रूरत से कम कपड़े पहने हुए थे। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। गंगा पूछती है कि माँ, मौसी, ये क्या है, ये सब लड़कियाँ यहाँ पर क्यों हैं? तब तक भी वो लड़की समझ नहीं पाई थी। दरअसल वो मौसी नहीं थी बल्कि एक कोठे की मालकिन थी, उसी कोठे की मालकिन। और जो उसका पति था, उसको पति उसको धोखा देकर निकल चुका था, महज 500 रुपये में उसको उस दौर के पैसे में बेच चुका था। अब वो लड़की समझ पाती, वहाँ से भागने की कोशिश करती, क्योंकि कोठे से निकल पाना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं था और यहाँ से उसकी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। ऐसी ज़िंदगी जिस ज़िंदगी की उस गंगा ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। और देखते ही देखते उसके साथ आए दिन, हर दिन कोई ना कोई गैर मर्द आता था, नए नए चेहरे आते थे, नए नए चेहरे उसके साथ गंदा गंदा घिनौना कृत्य किया करते थे। वो परेशान होने लगी, लेकिन उसको उस ज़िंदगी की, उस जीवन की वक्त के साथ साथ आदत पड़ने लगती है। अब वो जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जो उसके साथ वक्त चल रहा है, इससे भी ख़राब वक्त, इससे भी बुरा वक्त उसकी ज़िंदगी में अब आने वाला है। दरअसल इस इलाके में इन जगहों पर कब्ज़ा हुआ करता था पठानों का, और पठानों का कुछ लेन देन ज़्यादा होता था। तो ऐसे ही यहाँ पर एक शौकत खान पठान के नाम से एक व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति की नज़र पहुँचती है इसी गंगा नाम की एक लड़की पर। गंगा की तरफ वो देखता है और देखकर उसकी तरफ आकर्षित होता है, उसके पास जाता है और उसके साथ उसने ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। हालांकि गंगा ने इस बात का विरोध किया, उसने ऐतराज़ किया जैसे वो कर रहा था, जो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। न केवल उसने उसकी ज़बरदस्ती करने की बात का विरोध किया, इसी बात पर उस शौकत खान पठान ने उसको बहुत ज़्यादा पीटा, मारा, और जो भी उसकी फ़ीस बनती थी, उसकी कोई फ़ीस भी नहीं दी। वो वहाँ से जाता है और दबंगी करता हुआ चला जाता है। पूरा का पूरा कोठा शांत था, क्योंकि जो शौकत खान पठान होता है वो उस इलाके का गुंडा होता है और बताया जाता है कि वो गुंडों के लिए, यानी कि डॉनों के लिए काम किया करता था। इसलिए किसी में हिम्मत नहीं थी कि शौकत खान का वो विरोध कर सकें। वक्त थोड़ा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद लगभग 1 सप्ताह के बाद फिर से वो उसी कोठे पे आता है और कोठे पे आने के बाद गंगा के पास जाता है। गंगा से जाकर उससे फिर ज़बरदस्ती करता है। गंगा विरोध करती है तो उसको वो बुरी तरह से मारता है, पीटता है। इतना पीटता है कि उस लड़की को मजबूरन हॉस्पिटल में जाके भर्ती कराना पड़ता है। अब गंगा के सामने करो या मरो वाली स्थिति थी। या तो वो हर दिन इसे शौकत खान का टॉर्चर झेले, परेशानी झेले, या फिर वो चुपचाप अपना सहन करती रहे या फिर इसका विरोध करे। खूब सोचने के बाद उसने सोचा, उसने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। वहीं कुछ कोठे पर मौजूद लड़कियों ने सलाह मशवरा दिया कि तुम्हें जाकर करीम लाला से बात करनी चाहिए। करीम लाला मुंबई का जाना माना डॉन है। ये सुना है कि वो न्याय पसंद व्यक्ति है, महिलाओं की बड़ी इज्जत किया करता है। तभी उस गंगा ने वहाँ कोठे से निकलने के बाद सीधा करीम लाला के पास पहुँचती है और करीम लाला को जाकर पूरी कहानी बयां करती है कि शौकत खान पठान नाम का एक डॉन है जो शायद आपके लिए काम करता है। वो मुझसे बदतमीजी करता है, मारता है, पीटता है, मेरा बलात्कार करता है, और बलात्कार नहीं, मेरे साथ जो बुरा से बुरा कर सकता है वो करता है। करीम लाला ने उसकी बात को पूरी ईमानदारी से सुना और ईमानदारी से सुनने के बाद उससे कहा कि करीम लाला के होते हुए तुम्हारी इज्जत पे कोई हाथ डाल दे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। करीम लाला ने जिस तरह की बातें कर रहा था, उससे लग रहा था लड़की को कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है। तभी जब अच्छे इंसान होने की बात आती है तभी वो कहती है कि आज तक मुझे हर किसी ने ख़रीदने, बेचने की या किसी ने मेरा फ़ायदा उठाने की बात सोची है, कही है, लेकिन तुम पहले ऐसे शख्स हो जिसने मेरी इज्जत को बचाने की बात की है, जिसने मेरी इज्जत को रखने की बात की है। तभी वो अपनी जो पल्लू होता है उस पल्लू में से कुछ धागा निकालती है। धागा निकालने के बाद करीम लाला के हाथ में बांधती है और कहती है कि मैंने आज से तुम्हें अपना भाई मान लिया। न केवल उस लड़की ने, यानी कि गंगा ने उसको अपना भाई माना, बल्कि करीम लाला ने भी उसको अपनी राखी बहन मानकर उसे कहा कि मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं तेरी हर पल मदद करूँगा, हिफाजत करूँगा। अगर भविष्य में कभी कोई आता है और तुझे परेशान करता है तो मुझे आकर बताना। जैसे ही वो यहाँ से जाती है, कोठे पर जाकर वो इत्मीनान से रहने लगती हैं। लगभग 2 सप्ताह बीत जाते हैं और शौकत खान पठान फिर से इस कोठे पर आता है और आने के बाद जैसे ही इसके पास जाता है गंगा के, और वहाँ जाने के बाद इससे बदतमीजी करने लगता है, अभद्रता करने लगता है जिससे उसने पहले की थी। इससे पहले की कुछ बात होती, ये गंगा ने पहले ही मैसेज पहुँचा दिया था, उसने अपनी लड़कियों के माध्यम से बता दिया था। करीम लाला वहाँ मौके पर पहुँचता है और मौके पर आने के बाद शौकत खान पठान को सभी के सामने बुरी तरह मारता है, पीटता है, और तब तक मारता पीटता है जब तक कि वो गंगा के सामने पैरों में पड़कर माफ़ी नहीं मांग लेता। और तभी करीम लाला ये ऐलान कर देता है कि ये मेरी राखी बहन है,
यदि इसके साथ किसी ने कुछ भी बदतमीजी करने की कोशिश की, यदि इसके साथ किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहना था कि फिर इसके बाद फिर गंगा की इस कोठे पर धाक बन जाती है। अब तक लोग इसे गंगा के नाम से जानते थे, लेकिन अब यहाँ से इसका नाम गंगूबाई पड़ जाता है, गंगूबाई कोठियावाड़ी के नाम से। इतनी मशहूर हो जाती है कि अब यहाँ कमाटीपुरा में किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस लड़की का कोई मुकाबला कर सके। धीरे धीरे करके अब इस कमाटीपुरा में इस लड़की का राज चलने लगता है, गंगूबाई का राज चलने लगता है। गंगूबाई अब ये ऐलान करती है कि यहाँ इस कोठे पर, जितने भी यहाँ इलाके में कोठे हैं, किसी भी कोठे पर कोई भी लड़की ज़बरदस्ती नहीं लाई जाएगी। ज़बरदस्ती लाई गई तो उसके साथ अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। साथ ही वो ऐलान करती है कि यहाँ पर कोई भी लड़की अगर अपनी मर्ज़ी से यहाँ जाना चाहती है, एक नई ज़िंदगी बिताना चाहती है, तो वो जाकर यहाँ से नई ज़िंदगी जी सकती है। उसने बहुत सारे अपने खुद के कानून बनाए, हर कोठे पर उसकी पहुँच होने लगी, हर जगह उसकी पहचान बनने लगी। तभी कुछ दिन के बाद एक हाई स्कूल, एक स्कूल बनता है जो सिर्फ लड़कियों के लिए था, और वो इस कमाटीपुरा के थोड़े से फासले से स्कूल था। और जैसे ही स्कूल वालों को, उस शहर के लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर कमाटीपुरा में एक गंदा घिनौना कृत्य होता है, यहाँ पर वेश्यावृत्ति होती है और यहाँ पर ही एक स्कूल बन गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन लड़कियों पर, इस कोठे का, इन वेश्याओं का गलत असर पड़े। तभी लोगों ने एक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद ये ऐलान किया कि इन कोठों को पूरी तरह से बंद करा दिया जाए। और जब बात बंद कराने की आती है तो इसी बीच में लोग ये जो कोठे होते हैं, जो कोठे पे काम करने वाली होती हैं, उनके लिए भी मुसीबत बन जाती है। अब दो फाड़ हो जाते हैं। एक तरफ जितनी भी वेश्याएं थी, जितनी भी धंधा करने वाली थी, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, और इस बीच में इधर जो स्कूल के जो बच्चे भेजते थे, जिनकी लड़कियां जाती थीं, उन्होंने भी अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तभी आज़ाद मैदान में एक बहुत बड़ी जनसभा होती है। ये साल 1960 के आसपास की बात है। ऐसी जनसभा होती है और जनसभा में यहाँ की अगुवाई करती हैं ये गंगूबाई कोठियावाड़ी, और ये ऐलान करते हुए, ये बात करते हुए कहते हैं कि अगर कमाटीपुरा ना हो तो बम्बई की सड़कों पर जितनी भी महिलाएं, लड़कियां चलती हैं, उनकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। और ये शहर के जो अच्छे लोग हैं, शहर के जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बड़ा ईमानदार और साफ़ सुथरा लोग कहते हैं, वही उन महिलाओं की, उन लड़कियों की इज्जत को तार तार कर देंगे। इसलिए इन कोठे को रहने दिया जाए, और ये जो स्कूल चल रहा है, स्कूल से हमारा कोई मतलब नहीं है। 1960 में आज़ाद मैदान में कुछ इस तरह का इन्होंने भाषण दिया था कि उस दौर में जितने भी मैगज़ीन चला करती थी, उस दौर में जितने भी ये अखबार चला करते थे, उस खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा, और पूरे शहर में एक तरह से इस गंगूबाई का नाम हो जाता है। हर कोई इस गंगूबाई को उसके नाम से पहचानने लगता है, और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है। तभी एक दिन गंगूबाई के कहने पर ही एक मीटिंग फिक्स होती है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जब मीटिंग होती है तो पंडित जी मीटिंग को लेकर तैयार हो जाते हैं। ये कुछ मांगों को लेकर उनके पास, पंडित जी के पास गई थी। तभी पंडित जी कहते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो, शादी नहीं, अपनी एक नई ज़िंदगी क्यों नहीं बनाती हो, क्यों इस कोठे पर अपने आप को तुमने इस तरह से क्या हुआ है। न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो नए इस धंधे में आ जाती हैं। तभी वो लड़की कहती है कि आप भी शादी क्यों नहीं कर लेते। जब शादी की बात आती है तब उन्हें लगता है, उन्हें एहसास कराया जाता है कि इन लड़कियों से, इन महिलाओं से कोई भी एक सभ्य नागरिक शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। यदि कोई तैयार भी होता है तो उन्हें ज़्यादा दिन तक अपने पास नहीं रखता। कोई भी ये लड़की अगर इससे ये पता चल जाए कि ये वैश्यालय में रही है या कोठे पे रही है, धंधा कराती है, तो कोई भी आदमी उसे अपने घर में पनाह नहीं दे सकता। तो पंडित जी को ये एहसास हो जाता है। वो कहते हैं कि बात तो सही है, और तभी वो एक फ़ैसला करते हैं कि ठीक है, जो तुम्हारी मांगे हैं उन्हें माना जाएगा। और वो शायद तब के बाद में जो स्कूल था वो चलता रहा, और जो कमाटीपुरा का वैश्यालय थे वो भी चलते रहे, उन्हें किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। ये बताया जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा वैश्यालय था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैश्याएँ, साल 2007 के आसपास का आंकड़ा बताता है कि लगभग 2 लाख ऐसी वैश्याएँ जो यहाँ पर काम करती हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों की थी। वक्त बदला, उसके बाद फिर तरीके बदल गए। अब इस तरह के कोठे की संख्या भी कम हो गई है, साथ ही यहाँ पर काम करने वाली वैश्याओं की संख्या भी कम हो गई है। लेकिन इस लड़की ने, जो गंगा थी, गंगा से ये गंगूबाई बन जाती है। और गंगूबाई ने न केवल लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने में दिलचस्पी दिखाई, बल्कि हर गुरुवार को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जितने भी भिखारी आते थे, उन भिखारियों को पैसे दिया करते थे। यही नहीं, ज़बरदस्ती लड़कियों के लाने पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाती है। यदि ये पता चल जाता था तो उस कोठे के मालकिन को, और जो दलाल होता था, उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होती थी। यही नहीं, वैश्याओं के जो बच्चे होते थे उन्हें अच्छी एजुकेशन देने पर भी व्यवस्था की गई। साथ ही पशु हो या पक्षी हो, किसी तरह का जानवर हो, उन जानवरों के खाने पीने की भी व्यवस्थाएं की जाती थी, ताकि वो भी अच्छे से जी सकें, खा सकें। और कमाटीपुरा इतना मशहूर हो जाता है गंगूबाई की वजह से कि हर
कोठे के अंदर गंगूबाई का फिर फोटो लग जाता है, लोग उनकी इज्जत करने लगते हैं। फिर महिलाएं जो खासकर लड़कियां होती थीं, जो वैश्या का काम करती थीं, वो उन्हें माँ कह के बुलाती थीं। उन्होंने कई बच्चों को गोद लिया, उनकी अच्छी परवरिश भी की, उन्हें अच्छी एजुकेशन भी दी, उन्हें आगे बढ़ाने में पूरी मदद की, और सब उन्हें एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं। उन्हें आजकल कोई वैश्या के रूप में नहीं, बल्कि एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं। और उनका नाम पूरे हिंदुस्तान में तब हो जाता है जब आलिया भट्ट की एक फिल्म आई थी, गंगूबाई काठियावाड़ी। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कई बार कुछ लोग मजबूरी का फ़ायदा उठा लेते हैं, कई बार आपके सपने पूरे करने के लिए घर से ले जाते हैं, लेकिन उनकी असल ज़िंदगी में असल कहानी कुछ और होती है। इस गंगा के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।